का, और वो है पलायन। देवभूमि उत्तराखंड में पलायन एक असाध्य रोग बन चुका है जिसका कोई समाधान फिलहाल दिखता नहीं नजर आ रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं, उसकी वजह रोजगार की तलाश है, उसकी बड़ा बेहतर जिंदगी है, उसकी वजह है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। ऐसे में तमाम तरह के रिसर्च सरकारों के पास उपलब्ध हैं कि किस जिले में क्यों पलायन हो रहा है, पलायन का आखिर कारण क्या है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक पलायन आयोग भी बनाया और उसके रिपोर्ट के मुताबिक जो भी पलायन की वजह है उसके बाद एक्शन टेकन क्या हुआ, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर एस नेगी, फॉर्मर डीजी फॉरेस्ट भारत सरकार और पूर्व में पलायन आयोग के उपाध्यक्ष। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहां कुछ ऐसे अच्छे एग्जाम्पल है रिवर्स पलायन के जिसमें आशीष डबराल एक जाना माना नाम है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि डायलॉग के इस मंच पे। डॉक्टर एस नेगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तो ये उत्तराखंड के हर व्यक्ति को पता है कि साहब पहाड़ से पलायन क्यों हो रहा है, कौन सी वजह है, बट सर जब हम एक्शन टेकन की बात करते हैं वहां हमारी रफ्तार धीमी क्यों पड़ जाती है? नमस्कार। नमस्कार सब लोगों को। देखिए, उत्तराखंड में पलायन की एक गंभीर समस्या है। उत्तराखंड में 13 जनपद हैं जिसमें लगभग 10 जनपद पर्वतीय क्षेत्रों में है और पिछले कई वर्षों से जी मैं ये कहूंगा सन 91 के जनगणना है उसके बाद से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ऐसा ये माना जाता है कि पलायन ज्यादातर मैदानों में जो शहर है उनकी तरफ होता है, लेकिन जब गहन अध्ययन करते हैं तो ये भी सामने आया है कि पलायन के 3 पहलू हैं। एक तो पलायन जनपद के अंदर है, लोग ऊपर गांव से नीचे सड़क पे आ रहे हैं, या जनपद के बाहर है लेकिन प्रदेश के अंदर है, लोग प्रदेश के बड़े शहरों में जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, हल्द्वानी है, यहाँ आ रहे हैं, या लोग पलायन करके मेट्रोज में जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं। ये जब और हम आंकड़ों को देखें तो 2 जनपद हमारे ज्यादा प्रभावित हैं, अल्मोड़ा एक और तो पौड़ी और अल्मोड़ा, जहां पर 2001 और 2011 के बीच में जब जनगणना हुई तो ये पाया गया कि एक्चुअल जो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो डिक्लाइन हुआ है। पूरे जनपद के जो आबादी है वो बढ़ने की जगह घटी है। सर, मैंने जो रिपोर्ट देखी उसमें माइनस ग्रोथ रेट दिखाई है पौड़ी और अल्मोड़ा की है वो 17% रही इस बीच में, लेकिन इन 2 जनपदों में नेगेटिव में है। तो ये गंभीर समस्या है। ये जब हमने पलायन आयोग में इसका अध्ययन किया ये क्यों हो रहा है, पलायन के कारण क्या है, तो 2-3 प्रमुख कारण निकल के आए। सबसे बड़ा पलायन का कारण तो ये निकल के आया कि बेहतर जिंदगी के लिए और आजीविका के अवसर क्योंकि पहाड़ों में गांव में उपलब्ध नहीं है, उसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ कारण ये भी है, एक प्रमुख कारण ये भी है कि अच्छी शिक्षा के लिए भी लोग पलायन कर रहे हैं और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये 2-3-4 मिले-जुले कारण निकल के आ रहे हैं पलायन के। बहुत ही क्लियर था कि जो फैक्टर्स आपने गिनाए हैं माइग्रेशन के, वो बिल्कुल क्लियर हैं कि इन वजहों से लोग पलायन कर रहे हैं। बट सर, एक तरफ हमारी चिंता है कि हमारे गांव खाली हो रहे हैं, खासकर बॉर्डर एरियाज को लेकर हमारी चिंता अब ज्यादा है, लेकिन हमारा दूसरा पहलू यह है कि हमारे शहर क्या ये प्रेशर ले पाएंगे? जिस रेट से माइग्रेशन हो रहा है, क्या आपके शहर तैयार हैं वो प्रेशर लेने के लिए? जिस रफ्तार से माइग्रेशन हो रहा है उसी रफ्तार से शहरों की आबादी बढ़ रही है और जो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा एक्सपोनेंशियल है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको इस अवसर पर, आंकड़े ये भी कहते हैं कि जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है उत्तराखंड का, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री।
रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ उत्तराखंड इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री राइट नाउ। वो इसीलिए क्योंकि लोग गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। और अर्बनाइजेशन से मेरा मतलब केवल देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार और उधम सिंह नगर या खटीमा नहीं है। अर्बनाइजेशन का मतलब जो हमारे पहाड़ के अंदर छोटे छोटे शहर विकसित हो रहे हैं, जैसे कि श्रीनगर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ पर भी रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत तेज है। और हमको ये अर्बन प्लानिंग पर भी ध्यान देना होगा। हम केवल जो हमारे 5-6 बड़े शहर हैं इनके अर्बन प्लानिंग पर ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे पहाड़ के अंदर शहर है उनके अर्बन प्लानिंग पर भी ध्यान देना होगा। मैं एक आंकड़े और आपको दूंगा कि जो हमारा पिथौरागढ़ जनपद है, लगभग 3.5 लाख की आबादी है पूरे जनपद की, उसमें 40% लोग केवल पिथौरागढ़ शहर में रह रहे हैं। आप उससे यू कैन इमेजिन कितना अर्बनाइजेशन हमारे फास्ट हो रहा है। और और ये अर्बनाइजेशन ये भी दर्शाता है कि किस तरह से पलायन गांव से हो रहा है। और सर आप ये प्रेशर बहुत दिनों तक होल्ड नहीं कर सकते, बट सर ये माना, ये फैक्टर सारी सरकारों को पता है। मैंने जो आपसे शुरुआत में कहा एक्शन टेकन क्या है, अगर आपने रिपोर्ट दी तो उसमें क्या एक्शन है सरकार का, सरकार ने क्या, सरकार का सीरियस थॉट है, कैसे आप माइग्रेशन को रोकेंगे। और कोरोना काल में तो सब लोग वापस आ गए थे, वो एक मौका था। ठीक है, दो बातें हैं आपने कही। एक्शन टेकन क्या है? एक तो एक आम धारणा हमारे प्रदेश में है कि नौकरी नहीं है, और नौकरी से हमारा कॉनोटेशन है सरकारी नौकरी। जी, सरकार के पास, किसी भी सरकार के पास इतने साधन नहीं है कि सरकारी नौकरी सब युवाओं को दे सके। ये तो एक हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है। ये कहना कि साहब सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। पहाड़ में बड़ी इंडस्ट्री जाएगी नहीं, संभव नहीं है। कहने की बातें हैं कि साहब इंडस्ट्रियल एरिया बन जाएगा, बड़ी इंडस्ट्री लग जाएगी, वो संभव नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। रॉ मटेरियल प्लेन से जाना पड़ता है, बाहर से जाना पड़ता है, मैदानों से जाता है। जो कंजम्पशन सेंटर हैं वो भी मैदानों में है। तो ऐसा कभी इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा कि रॉ मटेरियल हम वहां ले जाए, वहां प्रोड्यूस करें और कंज्यूम कर लेंगे फिर वापस लाए। वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। केवल एक जो रास्ता है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। आप ये देखिए कि स्वरोजगार से आदमी खुद तो अपने आप को रोजगार, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, साथ साथ 2-3-4 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। आप अगर प्रदेश के आंकड़े देखिए तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू दी स्टेट जीडीपी, वो 10% पे आ गया। प्राइमरी सेक्टर से मेरा मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सब टिकड़ के 10% पे आ गया है, जबकि नेशनल एवरेज 17% है। दूसरा, हमारा जो 40% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो फैसिलिटीज हैं वो केवल प्लेन्स में है। 50% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का सर्विस सेक्टर से आ रहा है। और सर्विस सेक्टर मींस कोई टैक्सी चला रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, तो ये सर्विस सेक्टर ही हमारे की आप बात कर रहे हैं ले जाएगा। और जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमको उस पर फोकस करना है। हमने आयोग में सिफारिशें दी। मैं इस स्ट्रेंथ पे आऊंगा, आपकी सिफारिशों पे आऊंगा। डॉक्टर नेगी मेरे साथ आशीष डबराल है। आशीष डबराल एक क्लासिक एग्जाम्पल है उन युवाओं के लिए जो आजीविका के लिए काम भी कर रहे हैं और अपने आसपास के इलाकों में एक चौक गिवर की भूमिका में भी है। आशीष, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है पलायन रोकने का सीरियस थॉट इस राज्य में है? देखिए, पलायन रोकने का सही है। मैं आशीष से पूछा, डॉक्टर नेगी आप बने रहिए, मैं आशीष से यह सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये पलायन की समस्या केवल उत्तराखंड में सीमित नहीं है, ये कई राज्यों में है। बिहार में है, मैं आ रहा हूं आपके पास, बंगाल में है, मैं आपके पास आपकी रिपोर्ट पे भी चर्चा करूंगा। 2-3 जनपद है, लाहौल स्पीति है, जहां माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन हम अकेला राज्य हैं पूरे भारत का जिसने ये सीरियस थॉट देने के लिए ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग बनाया। ओनली स्टेट इन द होल कंट्री। डॉक्टर नेगी मेरे साथ आशीष इवन जेएनके में है, डॉक्टर नेगी
इवन मेरे जो साथ हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, आशीष, वहां मेरी पर आवाज है, आप तक आ रही है? अरुणाचल प्रदेश में है। जी, मैं रमेश जी, कई मैं सुन मीटिंग्स पा में रहा हूं। गया। ओके डॉक्टर नेगी, एक सेकंड आप रुकेगा। आशीष मेरे साथ है, वो रिवर्स माइग्रेशन का एक क्लासिक एग्जांपल है। आशीष, मुझे आप ये बताइए, क्या कोई सीरियस थॉट आपको लगता है पलायन रोकने का? रमेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे इनवाइट किया अपने थॉट्स रखने के लिए यहाँ पे। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफी टाइम से, जब से मैं लगभग 5-6 सालों से गांव में मैंने आना शुरू किया है, और अब तो फाइनली मैं अपने गांव में ही रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। लेकिन मुझे लगता है हमने काफी कुछ डिस्कशन किया, काफी कुछ बातें हुई, बहुत सारे थिंक टैंक थे जो कि जिन्होंने कि ब्रेनस्टॉर्म किया, और काफी कुछ थॉट प्रोसेस भी डेवलप हुआ। लेकिन मुझे लगता है रमेश जी, हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो अभी मिस कर दी रिसेंटली, जब था पिछले मार्च से, और बहुत सारे यूथ जो था वो आसपास के शहरों से कोरोना के बाद अपने गाँव में वापस आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो जो ट्रेन थी हमने एक बार मिस कर दिया, और दोबारा उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि गांव में बहुत सारे यूथ अभी आए थे, और उनका अंदर इंटरेस्ट भी था कि वो कुछ करें अपने गांव में। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग थे, या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करते थे दिल्ली, गुड़गांव या एनसीआर रीजन, या फिर पंजाब के रीजन में। तो जब वो वापस आए तो उनको पता नहीं, समझ में नहीं आया कि गांव में आके करें क्या। अब उस टाइम पे मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उनको कनेक्ट किया जाए मेन स्ट्रीम से, कि कैसे अगर हम उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना थी, तो अगर उसका बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाता ग्राउंड में, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ हमको अच्छे एग्जांपल्स एटलीस्ट देखने को मिलते। कोरोना के बाद कुछ अच्छे लोग निकल के आते हैं अलग अलग जिले से, अलग अलग गाँव से, जो कि अपने अपने सेक्टर में कुछ नया। जी डॉक्टर नेगी, मैंने आपने जो बात कही ना, मैं आता हूं। आपने कहा कि साहब ये पहला राज्य है जिसने पलायन आयोग बनाया, वो सरकार के सीरियस थॉट को दिखाता है। सर, मैं आपको 1 दर्जन नाम बता रहा हूं जिन्होंने पलायन में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। राजेंद्र ममगई ने 2004 में एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन एंड लाइवलीहुड इन हिल इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड रिपोर्ट करी है। डॉक्टर प्रशांत कंडारी ने माइग्रेशन पैटर्न पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पे सर्वे किया, वो रिपोर्ट सरकार के पास है। नेहा आर्या, रूरल माइग्रेशन एंड चेंजिंग एग्रेरियन सिनेरियो, ये रिपोर्ट सरकार के पास है। हेमा पांडे ने माइग्रेशन एंड हायर एजुकेशन, ये रिपोर्ट सरकार के पास है। डॉक्टर एसके सिंह एंड डॉक्टर उर्वशी पांडे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में शोध किया माइग्रेशन को लेकर, ये रिपोर्ट सरकार के पास है। उत्तराखंड डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स ने 390 गांव में सर्वे कराया माइग्रेशन को लेकर, यह रिपोर्ट सरकार के पास है। अखिल भारतीय किसान महासभा ने सर्वेक्षण किया, यह रिपोर्ट सरकार के पास है। डॉक्टर नेगी, ये दर्जन बंद रिपोर्टें सरकार के पास हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग और कितनी रिपोर्टों का इंतजार कर रहे हैं। वही जो मैंने कहा ना कि एक्शन टेकन क्या है। अगर स्वरोजगार के लिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, स्वरोजगार एक रास्ता है, बट गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करेगी? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड वे में किस तरह से लोगों को सपोर्ट करेंगे? काफी रिसर्चर्स की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, और बड़ी वैलिड रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स को हमने भी काफी एक्सटेंसिवली यूज किया है, और अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दी है। लेकिन जैसे आप जानते हैं, गवर्नमेंट में एक थॉट प्रोसेस, एक थॉट चेंज करने का एक प्रोसेस है, वो थोड़ा उत्तराखंड में स्लो रहा है। लेकिन नो डाउट पलायन पे अब जब से फोकस शुरू हुआ है, एक मैं और बताऊंगा आपको, 2-3 और योजनाएं चली हैं। एक पलायन रोकथाम योजना पिछले उसमें बजट में आवंटन भी किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में भी करीब 18 करोड़ का उसमें आउटले है। बॉर्डर एरियाज के लिए स्पेशल स्कीम्स चलाई जा रही हैं। माइग्रेशन बॉर्डर एरियाज में, कुछ बॉर्डर एरियाज में ज्यादा एक्यूट है, तो ये चीजें हो रही हैं। लेकिन ओवरनाइट माइग्रेशन को रोकना या ओवरनाइट रिवर्स माइग्रेशन को ट्रिगर करना संभव नहीं है। मैं एक और बात करूंगा, अभी आपने कोविड की बात करी। कोविड के दौरान लगभग, जो हमारे पास डेटा है, लगभग 3.5 लाख लोग लौट के आए। इसमें कुछ तो फैमिलीज भी हैं 3.5 लाख में, जरूरी नहीं कि सभी वर्किंग एज ग्रुप के लोग थे। और इसमें जब हमने ये देखा कि साहब इनका बैकग्राउंड क्या है, तो 70% लोगों का सर्विस सेक्टर से था, बेसिकली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल हो गया या उससे रिलेटेड सेक्टर से था। अब एक्सपेक्ट करना कि इतने लोग यहाँ होटल खोल देंगे और वो चल जाएंगे, दैट्स सिंपली इम्पॉसिबल। ठीक है, इनसे जब पूछा गया, देयर इज अ होप पोर्टल, इनसे जब पूछा गया साहब आप क्या करना चाहेंगे, तो इसमें काफी लोगों ने अपना रुझान
प्राइमरी सेक्टर पे दिया, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री पे दिया, है ना। सो देयर इज अ मिसमैच। जो इनकी स्किल थी या इनका जो एक्सपीरियंस था वो था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हमारे यहाँ पहाड़ में, खासकर जो लोग अपने गांव में गए, उतना स्कोप नहीं है, लेकिन उतना नहीं है कि हर आदमी होटल खोल के बैठ जाएगा। अच्छा डॉक्टर नेगी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। सर 12 साल पहले एक जो मैं सर्वेक्षण की बात कर रहा था, अखिल भारतीय किसान महासभा का सर्वेक्षण, उसने क्या कहा, एग्रेरियन क्राइसिस क्यों है, ये सरकार को बताया, बिकॉज लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जंगली जानवर जो लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सब्सिडी में कमी की गई है, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और सिंचाई सुविधाओं का अभाव। अब साहब, लोग अगर एग्रीकल्चर करना भी चाहें, एनिमल हस्बेंड्री करना भी चाहें, या बी कीपिंग भी करना चाहें, या जो पूरा एक एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का मॉडल है उस पर काम भी करना चाहे, सवाल यह है गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री पे मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि साहब सीरियल क्रॉप्स लगाएगा, गेहूं और चावल लगा के अपना जीवन यापन कर लेगा, तो वो वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। गेहूं और चावल उगा के वी कैन नॉट कम्पीट विद पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, और इवन फॉर विद द लोअर बेल्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो यू हैव टू डाइवर्सिफाई। उसमें कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। एक तो हमारे लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी हैं। बिल्कुल, लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी है। 0.6 एवरेज लैंड होल्डिंग इज अबाउट 0.6 हेक्टर्स। मतलब एक परिवार के पास 15 नाली, 12 नाली, 10 नाली जमीन है केवल, उस पे वो सरवाइव नहीं कर सकता। दैट इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। दूसरा, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स हैं। 4 खेत कहीं है, 2 खेत कहीं है, 1 खेत का हिस्सा है, जो हम चकबंदी बोलते हैं। दैट हैज नॉट हैपेंड। तीसरा, जो कलेक्टिव एग्रीकल्चर है, जो हम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, वो इट हैज नॉट टेकन ऑफ। अगर प्राइमरी सेक्टर में स्कोप है, जो हो रहा है वो है डेयरिंग, गोट रेयरिंग एंड फिशरीज। डेयरिंग सेक्टर हमारा 8% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टिल उत्तराखंड इज शॉर्ट ऑफ मिल्क। केवल चंपावत जनपद है हमारा जहां पर दूध की पर्याप्त उपलब्धता है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग हरिद्वार एंड देहरादून एंड उधम सिंह नगर आर शॉर्ट ऑफ मिल्क। दूध बाहर से आ रहा है, ये स्थिति है। इस स्थिति को एकदम से विद इन स्पैन ऑफ 2 years या 4 years या 5 years रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए गांव में, आप भी रमेश जी गांव में रहे हैं, गांव में आज थैली का दूध जा रहा है, और वो कहां से आ रहा है? सहारनपुर से आ रहा है। वो दूध कहां से आ रहा है? उस साइड में बरेली से जा रहा है, रामपुर से जा रहा है। तो हम मिल्क भी अपना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं डॉक्टर नेगी, मैं आपको मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। चलिए, आपने डेयरी की बात की सर, आज आप देखिए गुजरात का अमूल मॉडल है, आपका मदर डेयरी का मॉडल है, हमारे जो उत्तराखंड का दूध है उसका अपना मॉडल क्या हमने बनाया? क्या हमने मिल्क के बाई प्रोडक्ट बनाए? क्या जो बाई प्रोडक्ट आज अमूल बना रहा है या मदर डेयरी बना रही है, हमने सबक भी तो नहीं लिया? देखिए सर, हम केवल लोगों से यह कह दें कि आपने नहीं किया, मैं समझता हूं कि पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी इंटरवेंशन में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, और इसका कारण यह है कि हम बाहर से दूध ले रहे हैं और वो लोगों तक जा रहा है। मैं एग्री करता हूं, पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, और हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गुजरात मॉडल, जो अमूल मॉडल है, वो रेप्लिकेट हो सकता है, कुछ पॉकेट्स में हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं अभी डुंडा ब्लॉक और चिन्यारी सॉल्ट ब्लॉक गया उत्तरकाशी में, अभी करीब 20-25 दिन पहले, होली से पहले। तो वहां पर कुछ महिलाएं मिली जो एक सिमिलर मॉडल उन्होंने डेवलप किया है, लेकिन ऑन देयर ओन। ये हो सकता है। एक और देखिए, इस राज्य की बड़ी विडंबना है कि मैं बिल्कुल ओपनली बोलूंगा, हमने राजधानी बना दी प्लेन्स में एक हम लोग सब कंफर्ट जोन में बैठ गए। देहरादून को हम सोचते हैं ये उत्तराखंड का एक आईना है, whereas it is not। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती
गलती थी कि साहब हमने जो राजधानी यहाँ बना दी, तो हर एक आदमी की सोच ये होती कि साहब यहाँ तो सब कुछ है, पर्वतीय जनपदों का हमने उस प्रकार से विकास नहीं किया जिस प्रकार से और मैं होना इस पे चाहिए भी था। आऊंगा बिल्कुल मैं सर, मानता वो हूं, तो बहुत ही अमूल वो तो कर बहुत सकते थे। वो तो मैं आपको बहुत चंपावत वो तो सर बताऊं, क्रिस्टल चंपावत क्लियर मिल्क है। सरप्लस है, नो डाउट। हाँ, वो तो लेकिन क्रिस्टल क्लियर है सर। आप मिल्क कहते हैं कि प्रोडक्ट्स में साहब सरप्लस नहीं हमारी है। पर देखिए कैपिटा रमेश जी, इनकम, हमारी एक प्रति डिफरेंस व्यक्ति आई है सर। मिल्क पे डॉक्टर सरप्लस नेगी, है, मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं है। हाँ डॉक्टर वो घी और एग्जैक्टली पनीर में नहीं है। डॉक्टर नेगी, वही मैं बाई प्रोडक्ट की बात सारा कर रहा था, दूध जहां से फायदा मिल सकता सारा था। दूध चंपावत का टनकपुर जा रहा है या बरेली जा रहा है, ओके, अगर वहां बाई से पनीर और घी बन के वापस आ रहा है। वही मैं कह रहा हूं ना, चंपावत में भी सरप्लस इन मिल्क, रॉ मिल्क, हाँ, इट इज नॉट सरप्लस इन मिल्क प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली सर, तो मैं कोई यही भी कह जनपद रहा हमारा हूं कि सरप्लस नहीं है। हम जो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि साहब हमारी पर कैपिटा इनकम 2 लाख से ज्यादा हो गई है, भारत सरकार की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है, बट व्हेन आई कंपेयर टू हरिद्वार पर कैपिटा इनकम टू उत्तरकाशी पर कैपिटा इनकम, धरती आसमान का अंतर है। व्हेन आई कंपेयर टू बागेश्वर विद उधम सिंह नगर, धरती आसमान का अंतर है। एनीवे मैं आता हूं आशीष, हमें ना एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो भाव है आशीष डबराल, में जानना चाहता हूं, हमें अपने युवाओं में पैदा करना होगा। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी पहाड़ी इलाकों में बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो छोटे रूप में हो, चाहे वो छोटे कामों को लेकर हो। और प्रधानमंत्री जी ने जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है, मैं समझता हूं उसको आत्मसात कर कर आप रूरल लेवल पे एक एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल खड़ा कर सकते हैं। बट सर सवाल है, खड़ा कौन करेगा? आशीष टू द मतलब बिल्कुल पॉइंट पे आए हैं कि जब तक हमारे पास कुछ एग्जांपल्स नहीं होंगे, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, आज अगर हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब हमारा किसका पलायन हमको रोकना है, हमको उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस टाइम पे हाई स्कूल में हैं, 12th में हैं और आगे वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनके तरफ हम मेरे ख्याल से हमको फोकस करना चाहिए। और अगर उनमें से कुछ लीडर्स निकल के आए जो कि ग्राउंड में कुछ कर सके, अपने कुछ एग्जाम्पल क्रिएट कर सके, बहुत सारी मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी तरफ हमको देखने की जरूरत है। मैं अगर आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दूं तो अगर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो अपने गांव में किए हैं, उसमें मैंने अगर एक छोटी सी गौशाला शुरू की है जो बद्री गाय है। उसका दूध अगर मैं लोकल मार्केट में बेचूं तो 30-35 रुपए लीटर मिलता है मेरे को उसको, लेकिन अगर मैं उसका घी बना के बेचता हूं तो मेरे को 2000 रुपए तक पर किलो का घी बिकता है, और जिसको कि ऑनलाइन भी हम सेल करते हैं। इसी तरह से हमारे मसाले हो गए, जिसमें कि हमारी पहाड़ की हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, इनको हम पैकेज करके और अगर अच्छे तरीके से सही मार्केट तक लेके जाएं तो मेरे को लगता है कि हमको वो रेट मिलेंगे जो रेट और कोई भी हमको पंजाब के किसान के साथ या यूपी के किसान के साथ कम्पीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आउट ऑफ मतलब उनका हमारा कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा अगर हम एक अपने स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर काम करें तो। मेरे ख्याल से आशीष जी बस मैं जी आप कंप्लीट करिए आशीष प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि हमको सिर्फ इस टाइम पे ये फोकस करना पड़ेगा कि जो यूथ है उनके लिए अगर हम कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन कर पाए या फिर जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं अपने अपने सेक्टर में, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल पे हैं। मैंने आपकी एक सीरीज देखी थी जिसमें कि आपने कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था, उनको अगर गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से ग्रुप से कनेक्ट कर सके, सपोर्ट सिस्टम उनके लिए बिल्ड कर सके और उनको एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सके उनके एरिया में, जिससे कि उनको देखे 10 और लोग कम से कम कुछ कर पाए अपनी लाइफ में या फिर अपना सेल्फ सस्टेनेबल कुछ मॉडल डेवलप कर पाए। मेरे ख्याल से तो ये एक छोटी सी शुरुआत होगी जो कि आगे आने वाले 10-20 सालों में एक अच्छा मॉडल क्रिएट होगा जिससे कि लोग रुकेंगे अपने। अच्छा आशीष, मैंने एक भाव देखा जो हमारे यंग लोग हैं उत्तराखंड के, उनमें ये भाव है, वो काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये थॉट उनके अंदर है। ज्यादातर लोगों का मैंने वो वापस भी आए, सवाल ये है उनको गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट क्या मिलेगा, पॉलिसी लेवल पे क्या सपोर्ट मिलेगा, बैंक लेवल पे क्या सपोर्ट मिलेगा, सब्सिडी लेवल पे क्या सपोर्ट मिलेगा, और ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है उस लेवल पे क्या सपोर्ट मिलेगा। आशीष आपको लगता है कि इस पे ना पॉलिटिकल लेवल पे हाई लेवल पे डिस्कशन करके इसको विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हमें इंप्लीमेंट कराना होगा? डेफिनेटली भाई साहब, मेरे को लगता है कि आपने बिल्कुल ये सही बात बोली है। और दूसरा ये है कि जब भी कोई एक बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ कोई पॉलिसी बनती है एक गवर्नमेंट के लेवल पे, और जब उसको हम ग्राउंड लेवल तक लाते हैं तो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने वाले हम लोग ही हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, प्रधान हो गए या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हो गया या फिर कोई और सीडी ऑफिस हो गया। जब इस लेवल पे जब वो पॉलिसीज आती हैं तो मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर लेवल तक नहीं पहुंच पाता कि क्या डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए और क्या उसके लिए क्या एटीट्यूड एक होना चाहिए उसको डिलीवर करने के लिए। मेरे को लगता है वैसा कि हमको जो मेन जो यूथ है उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने की जरूरत है वो ये है, जैसे आपने कहा कि बैंकिंग सेक्टर से हो गया, या हमको चाहिए कि उन जो यूथ हैं बेसिकली उनको एक प्रोफेशनल स्किल्स उनकी डेवलप की जाए, बिजनेस स्किल्स उनकी डेवलप की जाए। कुछ ऐसे प्रोग्राम ब्लॉक लेवल से इम्प्लीमेंट करवाए जाए कि जो अपने क्षेत्र में जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, हाँ
आशीष, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। डॉक्टर नेगी, अब हमारी जो असली गाड़ी है ना, अभी हम कह रहे हैं कि साहब स्वरोजगार नहीं दे पाए, लेकिन स्वरोजगार देने से पहले जो उनको हमें हुनर देना है, जो कौशल उनका करना है, जो स्किल डेवलपमेंट करना है, सर उसमें आपने कहां पाया हमारे उत्तराखंड को? आपने तो इतना आकलन किया है डॉक्टर नेगी। एक बार दोबारा पूछेंगे। ये जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे कि स्वरोजगार तब करेगा जब उसको स्किलिंग हम कराएंगे, उसको हम कोई ना कोई किसी ना किसी सेक्टर में ट्रेन करेंगे। जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपने हमारी स्टेट देवभूमि उत्तराखंड को कहां पाया जब आपका आकलन रहा? देखिए, स्किल डेवलपमेंट की हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत गैप्स हैं। हम पहाड़ में बच्चों को लेथ मशीन सिखा रहे हैं, लेथ मशीन वहां है नहीं। हम ऐसा स्किल दे रहे हैं जो वहां किसी काम का नहीं है, और वो जाके हरिद्वार के सिडकुल एरिया के किसी फैक्ट्री पे काम कर रहा है। तो हम तो उन सेक्टर्स में स्किल दे रहे हैं जो माइग्रेशन को ट्रिगर कर रहा है जी, रादर देन माइग्रेशन को अरेस्ट करे। तो देखिए, हर फील्ड में गैप्स हैं, स्किलिंग में गैप है। और अभी आशीष जी ने ठीक बोला, बैंकिंग सेक्टर का भी उतना कॉपरेशन नहीं है। अल्टीमेटली जो भी हमारी स्कीम्स है, ज्यादातर बैंक से लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके आदमी काम करना चाहता है, लेकिन उनके नॉर्म्स इतने रिजिड हैं। वो कहते हैं साहब पिछले 3 साल का आप हमको आईटीआर रिटर्न दीजिए अपना। अब यंग लड़का है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरता ही नहीं है, कहां से देगा? सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पिछले 3 साल का आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करा के दीजिए। वो तो बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी उत्तराखंड के लिए कुछ जो है, खासकर पर्वतीय जनपदों के लिए कुछ अपने नॉर्म्स चेंज कर लेने चाहिए, तभी ये चीजें चलेंगी। ऐसी स्किलिंग सेक्टर जो है, स्किलिंग सेक्टर में बहुत गैप्स है। हम वो स्किल्स दे रहे हैं जो माइग्रेशन को ट्रिगर कर रहे हैं। सर तो आपको याद है हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर के साथ किस तरह से रोकना है, उस तरह से हमारे यहाँ बैंकिंग अपना एक सेक्टर के स्ट्रेटेजी साथ बनानी जब बैठक पड़ेगी। और होती ये है, 5, 7, 10 साल हमको टोटली रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करके चलना होगा, तभी हम इस प्रॉब्लम से पार पा पाएंगे। बट सर मुझे लगता नहीं, बिकॉज उसका रीजन ये है कि मैं लगातार स्वरोजगार को लेकर पूरे उत्तराखंड में घूम रहा था, मैं काफी सारे यूथ से बात कर रहा था, और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, जिसका जिक्र अभी आशीष ने किया, बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा। और सर तब भी मैं कहता था, तो जिम्मेदार अधिकारी थे साहब कि आप सारे बैंक्स के लोगों को बुलाइए, उनसे डिस्कस करिए, उनको बताइए कि साहब हमारे लिए इस समय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मुश्किल एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हम अपने यूथ को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उनको हम लॉजिस्टिक सपोर्ट करें, उनको हम और जिस तरह की सहायता है वो करें। बट सर मैंने देखा इस मामले में हम बहुत हद तक फेलियर रहे, और कई युवा हमसे कहते थे साहब बैंक जो है लोन नहीं दे रहा है, वो जमीन के कागज मांगता है, जो आपने अभी आईटीआर की बात की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की, वो मांगता है। सवाल सर ये है कि बैंक जो है वो आरबीआई की गाइडलाइन से चलते हैं, अब हमें बीच का रास्ता निकालना है। डॉक्टर नेगी, वो रास्ता क्या होगा? बैंक्स आरबीआई के गाइडलाइंस पे चलते हैं, लेकिन आरबीआई से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उत्तराखंड के जो हिल एरियाज हैं वहां पर स्पेशल डिस्पेंसेशन दें जी। नहीं तो क्या है कि यूथ में बड़ी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो बैंक के पहले तो देखिए, वो अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, 2, 4, 10 चक्कर तो उसी में लग जाते हैं, कई हफ्ते निकल जाते हैं। उसको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना नहीं आता, उसमें हैंड होल्डिंग की जरूरत है। फिर वो दफ्तरों में जाता है, दफ्तरों में लोग मिलते नहीं है। फाइनली उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, फिर वो जाता है बैंक के पास, फिर वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी आप कहिए उसके पास जाएगा। फिर वो अपने नॉर्म्स के हिसाब से कहते हैं साहब हमारे नॉर्म्स के हिसाब से ये नहीं है। अल्टीमेटली वो यूथ फ्रस्ट्रेट होता है। नहीं, फ्रस्ट्रेट होता नहीं है डॉक्टर नेगी, मैदान में ही ठीक था, डॉक्टर नेगी 15,000 18,000 की नौकरी करता डॉक्टर नेगी, आप कह रहे हो फ्रस्ट्रेटेड होता है, मैं कह रहा हूं वो फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर नेगी, यूथ फ्रस्ट्रेटेड होता है नहीं है, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक टाइम नहीं है, बैंकों का चक्कर काटना, फ्रस्ट्रेशन तो अपना भी आएगा। नहीं तो फिर इसको एड्रेस कैसे करेंगे? अच्छा आशीष, चलिए आपके पास तो कैपिटल थी आशीष, इसलिए आपने जो पैसा कमाया आपने लगा दिया, बट हर युवा के पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं तो सपोर्ट देना होगा। लेकिन एक बात जो आशीष मैं कहना चाहता हूं, जैसे आपने
कहा कि भाई बद्री गाय का दूध नहीं बेचा, हमने घी बना के बेचा बाई प्रोडक्ट। आपको लगता है कि उत्तराखंड में जो यूथ काम भी करना चाहता है उसको इंडिविजुअल बेस्ड थ्योरी में ना कर एक इंटीग्रेटेड वे में काम करना होगा? यानी अगर वो एग्रीकल्चर कर रहा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तो उसे एनिमल हस्बेंड्री में भी हाथ आजमाना चाहिए, फिशरीज में भी आजमाना चाहिए, बी कीपिंग में भी आजमाना चाहिए, तब जाके कहीं वो लाइवलीहुड का अपना इंतजाम कर सकता है। आशीष, भाई साहब आपने सही बोला, इंटीग्रेटेड मॉडल इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो भी यूथ है, बेसिकली आपने सही बोला कि अगर बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर भी ले, लेकिन अगर बैंक कहता है किसी यूथ के लिए कि आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं तो आप अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आइए। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो यूथ करना चाह रहा है उसको पता नहीं है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी क्या है, वो किसी और से उसको बनवा रहा है, उसके क्या वर्किंग्स हैं उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसके अगले 5 साल 6 साल की क्या फोरकास्टिंग होगी, कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कहाँ पे मेरे को लॉसेस हो सकते हैं और कहाँ से मेरे को प्रॉफिट होगा। मेरे ख्याल से ये स्किल्स डालना बहुत जरूरी है। अभी जैसे नेगी जी ने कहा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग यूथ जो थे वो आए थे और बेसिकली उनका जो प्राइमरी जो जिस फील्ड में काम कर रहे थे वो सर्विस सेक्टर था, लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया प्राइमरी सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन अगर हम उनको उनमें से हो सकता है कि कुछ 10 15 20 100 ऐसे निकलते हैं जिनको कि अगर हम प्रॉपर्ली ट्रेन कर पाते, एक सिस्टम में डाल पाते कि जहां उनकी बिजनेस स्किल डेवलप होती और उनको एक विजन दिखाया जाता, उनको किसी मेंटर के साथ कनेक्ट कर लिया जाता कि आप ठीक है आप प्राइमरी सेक्टर में काम करिए, आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं आप पोल्ट्री फार्म करिए, लेकिन उसके साथ साथ में हमने किसी बिग बास्केट के साथ में टाइप किया होता कि आप इनसे खरीदेंगे। तो मेरे ख्याल से फिर एक ऐसा मॉडल बन के आता कि वो अपने आप में कुछ नई सक्सेस स्टोरीज होती मर्जी में। बट आशीष, हमारे यूथ में इतना दमखम तो है कि अगर हम बीड़ा उठा लें कुछ कर देगा तो हम उस पर सफल जरूर होंगे। आपका अनुभव? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहाड़ में पैदा होने के कारण और जो भी मैं कर रहा हूँ और जो भी मेरे आसपास में जो लोग हैं उनको देख के तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि पहाड़ का जो यूथ है उसने अगर कुछ सोच लिया तो उसको होना ही है फिर, और कुछ और कोई ऑप्शन ही नहीं। डॉक्टर नेगी, एक और चिंता है वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी किस लिए? जैसा कि आपने कहा कि जो हमारा कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसका हमारी जो ग्रोथ है या हमारी जीडीपी है उसमें महज 10% योगदान है, जबकि इस प्राथमिक क्षेत्र में 58% लोग निर्भर करते हैं। तो साहब, अच्छा ये केवल उत्तराखंड का ही हाल नहीं है, ओवरऑल देखेंगे देश का हाल है। बट सर, जब आप कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सर आपको यह भाव तो ध्यान देना होगा कि आपको इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करना होगा। हरिद्वार की पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख है और 80-90 हजार आपकी रुद्रप्रयाग की है, तो साहब हर कोई सवाल करेगा। देखिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो बहुत बहुत क्लियर है ना। आपने हमने हमारा जो हरिद्वार जनपद है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है 2,40,000 है, लेकिन हमारे जो पर्वतीय जनपद है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल रुद्रप्रयाग का दूंगा, उसकी पर कैपिटा इनकम 80,000 है, तो 3 टाइम्स। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो अपना आप दिख रही है। अच्छा, आपने ये कहा कि साहब 58% लोग, 58 नहीं है, पहाड़ में 80% लोग कृषि पर निर्भर है, 80% लोग 15% कमा रहे हैं। पहाड़ में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15% है, तो 80% पीपल आर अर्निंग दैट 15%। तो आप देखिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अपना आप आ रही है। एक नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का मैं आंकड़े कोट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि हमारी 2014 में एग्रीकल्चर इनकम एवरेज पर फैमिली पहाड़ में 5,000 रुपीज थी। तो 5,000 रुपए में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना जीवन व्यापन कर लेगा, 5,000 रुपए प्रति माह। वो एक वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। सो वी हैव टू प्लान, और 5-6 साल के लिए वी हैव टू प्लान कि साहब हमने ये माइग्रेशन के प्रॉब्लम को, हमने ग्रामीण विकास के इशू को ही एड्रेस करना है अगले 5-6 साल के लिए। अच्छा, तभी हम इसको इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो ये डिस्पैरिटी आई एम अफ्रेड ये बढ़ती जाएगी। वी आर लिविंग इन अ फूल पैराडाइज। कभी आपने उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट के सामने ये बात कही कि साहब आप देखिए ये आपके प्रदेश की हालत है और आप लोग जो मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर देहरादून में बैठ के करते हैं, जबकि अगर आप ग्राउंड में जाएंगे वो तस्वीर बिल्कुल जुदा है। मैं इसलिए कह रहा हूं डॉक्टर नेगी, जब तक हम लोग असली स्थिति का आकलन नहीं करेंगे, जब तक पॉलिटिकल कमिटमेंट 100% नहीं होगा, सर हम इन पे डिपेंडेंट रह के इस प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते।
आपको एक पॉलिटिकल अप्रोच चाहिए सर। दैट्स व्हाई लोग हमें चुनते हैं, लोग हमें विधानसभा या संसद में बिठाते हैं। वो पॉलिटिकल सोच, वो पॉलिटिकल विजन, वो आत्मबल, वो कहीं ना कहीं दिखाना होगा अपने प्रदेश के लिए साहब। अगर हम 20 साल के बाद भी कहें वी आर लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, वी डोंट हैव क्वालिटी एजुकेशन इन अवर हिली एरियाज, वी डोंट हैव इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अवर हिली एरियाज, बट ये जुमले कब तक हम बोलते रहेंगे? मुझसे कई लोग बोलते हैं साहब आप तो 4 साल सरकार में थे, बट सर मेरी पीड़ा पहले भी ये थी, तब भी ये थी और आज भी ये है। मुझे लगता है हम अपने उत्तराखंड को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, बट वी नीड गुड पॉलिटिकल कमिटेड पीपल। आपको नहीं लगता सर ऐसा? मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं आपसे। और आपने ये कहा कि साहब कभी आपने कही, मैंने एक बार नहीं, मैंने दसियों बार कहा है। और नॉट ओनली ब्यूरोक्रेट्स के सामने, एक बार पौड़ी में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने ये माइग्रेशन पे यही डेटा जो मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट किया था। उस समय भी कहा था सबको पता है इश्यूज क्या हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको पता नहीं है इश्यूज क्या है ना। लेकिन एक फोकस, पहाड़ का फोकस अभी भी नहीं आ पा रहा। मैं एक बात कह के फिर अपनी बात खत्म करूंगा जी। कि हमको 90-10 का बेनिफिट मिलता है। उत्तराखंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेट 90-10 का बेनिफिट मिल रहा है। 90-10 का मतलब कोई भी स्कीम है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% देती है, उत्तराखंड केवल 10% देता है। 90-10 का बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि हम पर्वतीय प्रदेश है। लेकिन हमारे ज्यादातर योजनाओं का फोकस धीरे धीरे मैदानों की तरफ आ रहा है। जो 3 जिले हैं उनकी तरफ ज्यादातर फोकस आ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों पे फोकस हमारा घटता जा रहा है, जबकि हम पर्वतीय प्रदेश होने का लाभ, वित्तीय लाभ ले रहे हैं। तो हमको दोबारा से पर्वतीय जनपदों में फोकस करना होगा, क्योंकि ये प्रदेश बना ही पर्वतीय विकास के लिए है। बिल्कुल। थैंक यू आशीष, थैंक यू डॉक्टर नेगी। बस 1 मिनट आप बैठिए। आशीष, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं। आशीष, ये जो मैं कमिटमेंट लेवल की बात कर रहा था ना, पॉलिटिकल कमिटमेंट लेवल की बात, आशीष जरा अपने दिल में हाथ रख के करिए कि क्या आपको लगता है कि हमें ज्यादा कमिटमेंट दिखाना होगा, ओवर डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेट्स को कम करना होगा, और पॉलिटिकल लेवल में इस समस्या का सॉल्यूशन निकालना होगा हमें? वैसा मैं नॉर्मली पॉलिटिकल चीजों में थोड़ा सा कम इनपुट रखता हूं अपने, लेकिन मुझे लगता है वैसा डेफिनेटली अगर एक मास लेवल पे अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं, और अभी मेरे को लगता है कि नेगी जी ने भी जितनी बातें की, हमने बहुत सारे चैलेंजेस के ऊपर में बात की, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं, या जितने भी डेटा जो हमने यहाँ पे रखा है, मेरे ख्याल से वो सब कहीं ना कहीं पे कंसर्निंग है। और नेगी जी ने बहुत क्लियरली ये बात कही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये क्लियरिटी है, उनको पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये भी बहुत सारे लोगों ने उनको सजेस्ट किया है, उनको भी पता है, उनकी अपनी विजडम है। पर मुझे लगता है भाई साहब कि सिस्टम कुछ इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि ये क्लियरिटी नहीं है अभी हमारे पास कि मतलब अगर पॉलिटिकल विल भी है, तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल विल होने से ही वो एंड तक, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं पॉलिटिकल लेवल पे कि जो लीडर्स हमारे वो लेते हैं, लेकिन वो जब वो ग्राउंड पहुंचते हैं तो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर ही उनको ग्राउंड तक नहीं पहुंचा पाता। बल्कि मेरे को लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो रेगुलर पीपल हैं, जो हॉर्टिकल्चर हो गया या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा डिफर इसलिए करता हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस देश में 2014 में केवल 43% लोगों के पास बैंक खाते थे। आज 99.98% लोगों के पास बैंक खाते हैं। पहले हम लोग चर्चा करते थे साहब जरूरत का पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पाता। आज हमने जनधन, आधार और मोबाइल को लिंक करके डायरेक्ट कैश सब्सिडी भेजने का काम किया। हम लोगों तक वो पैसा पहुंचा पा रहे हैं। और कोरोना काल में ये साबित हुआ है कि लोगों तक वो पहुंचा, वो राशन पहुंचा। सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिखाई, उन्होंने जो काम मैं समझता हूं आजादी के 64 साल में नहीं हुआ, वो 2, 2.5, 3 सालों में खड़ा करके कर दिया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आप साहब कमिटमेंट नहीं है? अगर कमिटमेंट है तो हो जाता है साहब। आपकी बात सही है वैसा, ये आपने बहुत अच्छे एग्जांपल दिए, क्योंकि ये डिजिटल अभी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये बहुत ही सही, और मेरे ख्याल से दुनिया में अपने अपने यूनिक एग्जांपल है जो आपने दिया है। लेकिन उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई एग्जांपल अभी तक दिखा नहीं है जिसमें कि मतलब मुझे मैं मतलब पर्सनली ये जानता हूँ कि बहुत सारे डिसीजन ऊपर से सही लिए जाते हैं, वो ग्राउंड लेवल तक आप कह रहे नीचे। आशीष, एक आखिरी सवाल आपसे।
आप उत्तराखंड के यूथ को क्या कहना चाहते हैं? आप रिवर्स माइग्रेशन करके आए हैं, आपका यूथ को क्या कहना है? भाई साहब, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारा अपना घर है, जो हमारे दादा परदादाओं का घर है, जो अपनी चीज है, मेरे ख्याल से उसकी तरफ देखें। किसी और की तरफ मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा कि मैं, भले ही मेरे पास रिसोर्स है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है, अगर मैं अपने घर को सब संभालने के लिए या अपने घर को सहेजने के लिए, अब मुझे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। मुझे किसी बैंक के पास जाने के लिए या फिर कोई गवर्नमेंट से मेरे को अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। पहले मैं अपने आप को मजबूत करूं कि मैं कर लूंगा, चाहे कोई मेरे साथ में है या नहीं। मेरे ख्याल से बाकी चीजें फिर अपने आप। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष डबराल आपका। डॉक्टर एस नेगी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा और हाथ जोड़कर करना चाहूंगा, जो लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, मैं जानता हूं ज्यादातर लोग सक्षम हैं, आप कृपया करके साल में 2 बार अपनी देवभूमि उत्तराखंड में जरूर आइए। अपने सूने पड़े घरों की थोड़ा सा खैरख्वाह लीजिए। आपके आंगनों में घास जम चुकी है, आपके दरवाजे बेकार हो चुके हैं, आपके घरों के तालों में जंग लग चुका है। कृपया करके एक बार ध्यान करिए, आपके माता पिता ने या उनके बुजुर्गों ने कितनी मेहनत से इन घर को बनाया होगा, इन घर को संवारा होगा, इस आंगन को बनाया होगा जहां आप खेल के बड़े हुए। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, जो सक्षम हैं वो जरूर आए, अपने घर की खैरख्वाह लें। और मैं जाते जाते एक कवि की बात इतना जरूर कहूंगा, गहरा जाता है अंधेरा, हर रात निगल जाती एक सुनहरा सवेरा, फिर भी मुझे सृजन पर विश्वास है, एक नई सुबह की मुझे तलाश है, एक नई सुबह की मुझे तलाश है। और मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन सूरज जरूर निकलेगा, जब उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड के मसाइल को लेकर हम सब जमीन पे काम करेंगे और ये जो पलायन का, खासकर डिस्ट्रेस पलायन का धब्बा हमारे ऊपर लगा है, उसको हम मिटा पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि डायलॉग की इस खास पेशकश को देखने के लिए आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।